धान जो यहाँ लोग बेच रहे हैं वो 1100 से 1400 के रेंज में बेच रहे हैं, जबकि सरकारी मूल्य उसका 2040 रुपए है। अभी तक मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला, बड़ा छोटा कोई किसान, जिसने ये बताया हो कि वो 1400 से ज्यादा में धान बेचा हो उसने। यहाँ जो मिलों में पर्ची का सिस्टम है, जिसके पास पर्ची है वही आदमी जाकर मिल में अपना गन्ना बेच सकता है। एक तो यूपी के मुकाबले समर्थन मूल्य गन्ना का 60 रुपए कम है करीब, दूसरा जिसके पास पर्ची है उसी को वो रेट मिल रहा है। पर्ची को लेकर लोगों ने बताया कि जिसके पास कम जमीन है उसके पास भी, बिचौलियों के पास सैकड़ों एकड़ का पर्ची है, वही लोग गन्ने छोटे किसानों से खरीदते हैं और मिलों में जाकर बेचते हैं। गन्ने को लेकर एक और जो बात लोगों ने बताई, उस वजन में हर ट्रेलर में करीब करीब 5 से 7 क्विंटल तक मिलों के द्वारा कटाई, मतलब गलत कम करके वजन लिया जा रहा है, जो कि सीधा सीधा एक तरह से किसानों के जेब से जा रहा है। जब हम लोग बिहार में बाढ़ की बात करते हैं तो चंपारण का नाम उसमें सबसे पहले नहीं आता है। लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि चंपारण में बाढ़ की कोई बहुत बड़ी समस्या होगी, लेकिन यहाँ पर बाढ़ की एक अजीब तरह की समस्या है, इसलिए कि नेपाल से जो पानी आता है वो बाढ़ 1 दिन या 2 दिन में ही तहस नहस सब करके चला जाता है। सरकार की परिभाषा ये है कि 3 दिन तक अगर पानी जमा रहे तो ही उसको बाढ़ माना जाता है। तो किसान जो यहाँ पर है उसको दोहरी मार है। उसका फसल का नुकसान तो बाढ़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि नेपाल से नदियां जो आ रही हैं, मसान और गंडक, ये तो 2 बड़ी नदियों के बारे में लोग बता रहे हैं, जिसके कटाव से, जिसमें आने वाले बाढ़ से, जिसके अपने रुख के बदलने से लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके अलावा मुझे अभी तक करीब 26 छोटी बड़ी नदियों के लोगों ने नाम लिखवाए हैं, जिसमें किसी साल अचानक से पानी आ जाता है, जिससे कई गांवों में स्थानीय स्तर पर नुकसान होता है और प्रशासन ये भी नहीं मानता है कि वहां बाढ़ आया, क्योंकि वो पानी आया, 1-2 दिन में नुकसान हो गया। तो जो नुकसान हुआ वो तो ठीक है, लेकिन बाढ़ की वजह से जो राहत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अलग अलग सरकारों ने पिछले 30 साल में जमीनों के पट्टों का बंटवारा किया है, लेकिन 1,25,000 से ज्यादा ऐसे पट्टाधारी हैं जिनको जमीन का पट्टा तो मिल गया, लेकिन उनको जमीन का अधिकार नहीं मिला है। तो भूमिहीनों की संख्या एज ए प्रोपोर्शन यहाँ पर ज्यादा है, उसकी वजह से भी शायद यहाँ मजदूरी या भूमिहीन गरीबों की संख्या गांव में विजिबली या अदरवाइज बहुत बड़ी संख्या है, वो देखने को मिली। शौचालय की जो योजना है ओडीएफ, पूरे चंपारण को ओडीएफ शायद वर्षों पहले घोषित कर दिया गया है। मैं पैदल ही चल रहा हूँ तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर कि आप नाक पर गमछा बांधे बगैर गांव से निकल सकते हैं। हर जगह खुले में शौच है। पूछने पर पता चला कि पूरे चंपारण में ये ओडीएफ दबाव में जनप्रतिनिधियों के और अफसरों के साथ में बैठकर जबरदस्ती कराए गए हैं। ज्यादातर शौचालयों के विषय में लोगों ने बताया कि 2 से 6,000 रुपए तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में बांटे गए हैं, और जो 12,000 बेनिफिशियरी का पैसा था वो उसको दिया गया, उसके बदले में 2 से 6,000 रुपया वापस ले लिया गया। तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो शौचालय हैं वो पेपर पर ही बनाए गए हैं। दूसरी एक जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सरकार की, जो 7 निश्चय का हिस्सा है, हर घर नल का जल, मैं 41 दिन में कुल अभी तक 6 या 7 वार्ड ही ऐसा ढूंढ पाया हूं जहां नल के जल की योजना बनने से लेकर अभी तक चल रही है। ये संख्या मैंने कुछ दिन पहले 3 बताई थी, अभी ये 6 या 7 है। 6 या 7 वार्ड में हर घर नल की योजना चल रही है। बाकी सारे वार्डों में या तो योजना ठीक से बनी नहीं, जहां बनी तो चली नहीं, या चली तो फिर बंद हो गई। कुछ एरिया में जहां आर्सेनिक इफेक्टेड है, जहां पीएचईडी के पास ये जिम्मा है, वो उन एरिया में भी लोगों ने कुछ बेहतर स्थिति की बात नहीं कही, वहां पर भी हर घर नल के जल की स्थिति वही है। मिला जुलाकर आप ये मान सकते हैं, ये एकदम कोई फिक्स आंकड़ा नहीं, लेकिन हम लोग का अनुमान है कि करीब 95% जगहों पर लोगों को हर नल के से पानी नहीं मिल रहा है, या अगर मिल रहा है तो ठीक पानी नहीं मिल रहा है। तीसरा, यहाँ आवास को लेकर जो हम लोग देख पाए, जो आपको शेयर करना चाहते हैं। ज्यादातर जो लोग अभी मिले, गरीब लोग जिनको सरकार की मदद से जिनका आवास घर बनाया गया है, वो इंदिरा आवास योजना को जानते हैं। वो ये बताते हैं कि 20,000 रुपया उनको पहले कभी आज से 20 साल 25 साल पहले मिला था। जो नई योजना चल रही है 1,40,000 प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कुछ जो लोग मिले बेनिफिशियरी, उन्होंने बताया कि वो 25,000 से 40,000 रुपए तक पीसी दे रहे हैं, मतलब घूस के तौर पर उनको जनप्रतिनिधियों को और अफसरों को देना पड़ रहा है। और जो पहले के उनकी घर बने हुए हैं 30,000 रुपए वाला, उसको लेकर सरकार ने शायद कोई अभी नई योजना शुरू की है, जिसमें
उन घरों के अपग्रेडेशन के लिए 50,000 रुपए देने की बात कही गई है। उस योजना को लेकर भी ज्यादातर मुझे जनप्रतिनिधियों ने ही बताया। मुझे अभी तक कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पर लोगों ने ये बताया हो कि हमारा इंदिरा आवास योजना 20,000 वाले स्कीम में बना था, उसके बाद 50,000 रुपए मिल गया, जिसके तहत मैंने अपने आवास को बेहतर बना लिया है। तो इंदिरा आवास योजना मतलब ज्यादातर जगहों पर ऐसा ही दिख रहा है, खासकर जो दलित समाज है या अति पिछड़ा समाज है, क्योंकि यहाँ पर नोनिया, बिंद, मलाह काफी बड़ी संख्या में यहाँ इन समाज के लोग रहते हैं। और जो दलित समाज के लोग हैं, महादलित उसको कह लीजिए, दलित कह लीजिए, अनुसूचित जाति कह लीजिए, शब्द प्रयोग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उनके घरों की स्थिति भयावह ही है। ज्यादातर लोगों के घर मुझे मिट्टी के ही दिखे या झोपड़ी दिखे। महादलित बस्तियों में जहां लोग हाथ पकड़कर ले गए, अपने घरों को दिखाया, मैंने ये पाया कि वहां पर घरों में ज्यादातर लोगों के पास अभी चौकी खटिया भी नहीं है। खासकर धनगर समाज में, मुसहर समाज में जब हम उनके घरों में गए हैं, डोम समाज के घरों में हम लोग जाकर देख के आए, तो लोग आज भी जमीन पर ही सो रहे हैं। और अगर उनके घरों में पानी आ जाए, जो ज्यादातर घरों में है, बरसात के दिनों में या नालों से निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए घर में पानी भर जाता है, तो लोग चौकी खटिया पर नहीं बल्कि आज भी चाचर बिछाकर ही अपने झोपड़ी के अंदर चाचर लगाकर ही सो रहे हैं। ये बात बड़े पैमाने पर दिखी। और 10-12 साल से जो विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, उन लोगों से भी हम लोग मिले हैं, लेकिन उनके रहने से कोई बहुत दलित टोलों की स्थिति बदली हुई कम से कम मुझे नहीं दिखी चंपारण में। हर जगह बात हम लोग सुनते हैं, बिहार में और चंपारण में भी अफसरशाही बहुत है, भ्रष्टाचार हर जगह है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। पहले अपराधियों का जंगल राज था, अब अधिकारियों का जंगल राज है। इस तरह के शब्द प्रयोग आप हर जगह सुनते हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो हम लोग बोलते रहे हैं बिहार के स्तर पर, मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके शासन काल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। इन 40 दिनों में जितने भी विद्यालयों में हम लोग गए, क्योंकि ज्यादातर विद्यालयों में ही हम लोग रुकते हैं, दिन का भी खाना खाते हैं, तो विद्यालयों के पास ही वो ग्राउंड है जहां रुक सकते हैं। मेरा अभी तक का अनुभव रहा है कि इक्के दुक्के स्कूल को छोड़ दे तो शायद ही कोई ऐसा स्कूल है जहां बिल्डिंग, टीचर और बच्चों का समायोजन हो। मतलब जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग है, जहां दोनों है वहां लड़के ही नहीं है। कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई कहीं दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। ये मोटे तौर पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना ही कहा जा रहा है। चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो बात मेरी समझ में आई कि चंपारण में, पश्चिम चंपारण में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लोग ज्यादातर यूपी की सेवाओं पर डिपेंडेंट हैं। आप लोगों को भी ज्यादा जानकारी होगी। सामान्य चिकित्सकीय सलाह मशवरे को अगर छोड़ दें तो अगर कोई सीरियस बीमारी आपको हो गई तो आप बेतिया में या पटना न जाकर आप में से ज्यादातर लोग कुशीनगर, पडरौना, गोरखपुर जाते हैं। और यहाँ से जाने में लोगों को 5,000 से 12,000 रुपए तक एम्बुलेंस का या सरकार जो गाड़ी वो लेकर जाते हैं ये पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यही बताया कि भैया हम लोग यूपी ही जाते हैं, बेतिया उतिया में भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो चिकित्सा की तो मोटे तौर पे यही हालत है। ग्रामीण सड़क की स्थिति चंपारण में करीब करीब वही है जो जंगल राज की स्थिति लालू जी के जंगल राज के कालखंड में था। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां ग्रामीण सड़क ऐसी हो। जोगा पट्टी के कुछ एरिया में, बैरिया के कुछ एरिया में मुझे गांव दिखे जहां रोड ठीक ठाक है, लेकिन उसको अगर आप छोड़ दें तो गौनाहा, भितरवा से शुरू करके आज बेतिया पूरा 500 किलोमीटर चलकर हम आए हैं। छोटे कस्बे, गांव, उनके अंदर की जो सड़क है, ग्रामीण सड़क जो है वो बिल्कुल ही नदारद है या बिल्कुल टूटी हुई है। एक उसमें जो समस्या लेकिन बिजली आने के साथ जो दिख रही है, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने ये बताया गलत बिल आने की बात।